तो एक बार सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों का फिर से स्वागत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मैथ्स की, है ना। और मैथ्स में टॉपिक लाभ हानि चल रहा था और कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए और कल से नया टॉपिक आपका मैथ्स का शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक आपको जो पढ़ाया हुआ है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। पहले की रिकॉर्डेड क्लास है तो एक तो टीचमेंट पे ही रिकॉर्डिंग्स में जाके देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखना, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC इस नाम से यूट्यूब चैनल है, अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है ना। और इस चैनल पे तो आपकी मैथ्स की क्लासें ऊपर वाले पे, और नीचे जो चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। अब देखो, चैनल का नाम तो मैथ्स है लेकिन इस पे क्लास है रीजनिंग की है, ठीक है ना। नीचे वाले चैनल पे रीजनिंग की क्लास है रिकॉर्डेड पड़ी है सारी, और ऊपर वाले चैनल में मैथ्स की क्लासें रिकॉर्डेड पड़ी है। तो यहाँ से आप रिकॉर्ड क्लास देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि लाइव क्लास में आप रहें। जो विद्यार्थी नए जुड़ते जा रहे हैं तो वो लोग यहाँ से मेरी पहले की जो क्लास 2-4 दिन पहले की क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों को यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो भी पूरे राजस्थान भारत से स्टूडेंट जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत। मेरी क्लास डेली आप लाइव ज्वाइन करें 8 बजे शाम को, ठीक है। और भी अपने साथियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर आने जाने में सक्षम नहीं हो या फिर महिला वर्ग हो तो उन साथियों को आप जोड़िए जो मेरी क्लास डेली लाइव अटेंड कर सकें। सभी का स्वागत, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाभ हानि टॉपिक की। लाभ हानि टॉपिक जो है वो अंतिम छोर पर है। बढ़िया बढ़िया नॉन पतंजलि सवाल आने वाले हैं, है ना। पतंजलि की टूथपेस्ट में मिला के, और ये सवाल आने वाले हैं कौन से, नॉन पतंजलि, ठीक है, मिलावट वाले। तो दोस्तों, बात करते हैं किस तरीके का सवाल यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं सवाल लेता हूं दोस्तों वो ये लेता हूं कि जैसे मान लो दो वस्तु हैं, ठीक है, और दोनों को किसी मूल्य पर खरीदा है और उनको मान लो पहली वस्तु को किसी लाभ पे बेच दिया, मान लो 15% लाभ पे बेच दिया, दूसरी वस्तु को मान लो 10% की हानि पर बेच दिया। और पूरे सौदे में क्या हुआ, जो हानि और लाभ पर बेचा लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का आखिरकार क्या हो गया, समान हो गया। तो उस तरीके का यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर दो वस्तुएं, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लेना, ठीक है ना। दो वस्तुएं 13,500 रुपए में खरीद कर पहली वस्तु को 15% लाभ तथा 15% तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान हो जाता है, या फिर कहें दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेची जाए, विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर पहली का भी पूछ सकता है तो दूसरी का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए, थोड़ा सा मार्कर को स्याही पिला देता हूं। हाँ, जिन स्टूडेंट्स की आवाज या फिर मान लो क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग एक बार दोबारा ज्वाइन कर लें क्लास को, दिक्कत नहीं आएगी। हेमराज जी, गुड इवनिंग सर। आज हमारे लाइट प्रॉब्लम चल रही है तो आज अटेंड नहीं हो पा रहा हूं। कोई बात नहीं दोस्त, ये लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। राजस्थान में एक तगारी कोयला बच्चे ही भाई। अब
चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। यहां पर सबसे पहली बात देखो, जो बेसिक तरीका है वो क्या होगा। यहां पर बेसिक तरीका ये है कि दो वस्तुएं हैं भाई साहब, यहां पर जिन दोनों को खरीदा कितने में है, 13,500 रुपए में खरीदा है। 13,500 रुपए में दोनों खरीदी। अब आपको पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य पता नहीं है, दूसरी का भी पता नहीं है। मैं आपको बेसिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। मान लो मैंने पहली वस्तु का क्रय मूल्य P मान लिया और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया दोस्तों, Q मान लिया। यहां पर तीन वस्तुएं भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, तीन से भी बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में दो का ही बनता है, लेकिन तीन वाला सवाल भी बताऊंगा, चार वाला भी बताऊंगा, आप बेझिझक रहो, ठीक है ना। देखो अब पहली वस्तु को यदि मान लो P रुपए में खरीदी है और दूसरी को Q में खरीदी है, अब इनको बेचोगे कितने में। देखो पहली वस्तु जो है दोस्तों 15% के लाभ पर खरीदी जा रही है, सॉरी बेची जा रही है। तो बताओ कोई वस्तु मान लो 100% में खरीदी है, ठीक है, और उस पर 15% का यदि लाभ लें तो बताओ बिकेगी कितने में। तो आप कहोगे 100 + 15 यानी 115% में बिकेगी। बिकेगी नहीं बिकेगी, यानी जो मूल्य क्रय मूल्य P था उस P का यदि लाभ हो रहा है यहां पर तो 115 कर दो, और हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटा के लिख दो। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर 115% कर दिया। उसके बाद देखिए दूसरी वस्तु का मूल्य Q है और इसको 10% की हानि पर बेची जा रही है। बताओ जब 100% में कोई चीज खरीदी हो और उसको 10% की हानि पर बेचे तो कितने में बिकेगी। तो आप कहोगे सर ये तो 90% में बिकेगी। बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, ठीक है। अब काट पीट करो, देखो अब यहां में बीच में बराबर लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहोगे सर दिक्कत तो होगी, तो मैं कहूंगा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगले ने क्या कहा कि बेची जाए तो दोनों जो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, दोनों का समान हो जाता है। देखो P का 115% किया तो ये विक्रय मूल्य ही तो बना, और ये भी क्या बना, Q का 90% में बेच ही तो रहा है, तो ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य अगले ने क्या बोल रहा है, समान हो जाता है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, समान, तो मेरे भी समस्या नहीं। अब काट पीट करो, देखो परसेंट दोनों साइड में, परसेंट से परसेंट कट गया। यदि मैं 5 के पहाड़े से काटूं तो 23 बार कट जाएगा, 23 पंजो 115, और इसको 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 से ये 18 बार कट जाएगा, 18 पंजो 90, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यदि हम P और Q का अनुपात निकालें तो ये Q कहां जाएगा, Q आ जाएगा P के नीचे, P बट्टा Q आ जाएगा, और बराबर में ये 18 अपना पड़ा रहेगा, और ये 23 जो गुणा हमें है P के गुणा में वो कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, यानी 18 बट्टा 23 हो जाएगा। कहने का मतलब यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 18 हो, P का मान यदि 18 हो तो दूसरी Q का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 23 होगा। Q का मान 23 होगा तो बताओ P और Q दोनों का जोड़ कितना होगा इनका, 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41 होगा ना दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा मैंने ये मूल्य इस तरीके से ले लिया, यहां पर संख्या चेंज कर दे, पॉइंटों में आएगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहां पर मैं 82,000 रुपए कर रहा हूं, ठीक है ना। 82,000 रुपए हुआ है, ठीक है। अब देखो यदि पहली का क्रय मूल्य 18 हो, दूसरी का 23 हो, तो दोनों का मिलाकर कितना होता है, कुल 41 होता है ना मेरे दोस्त, 41 होता है। लेकिन अगले ने कितना दिया, अगले ने दोनों का जो मूल्य दिया वो 82,000 दिया, तो 41 की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 82,000। यहां पर जरूरी नहीं है 82,000 ही दे, 13,500 दे तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे भी निकाल के बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इजी वे में समझा दूं इसलिए मैंने ये बताया। अब 41 की वैल्यू 82,000 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 गुणा 82, आगे 3 जीरो, 1 की वैल्यू 2,000 आ गई ना भाई। जब 1 की वैल्यू 2,000 आ गई और पहली वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए तो पहली का कितना 18 है, 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 का 2,000 गुणा कर दो, 18 दूना 36,000 रुपए आ जाएगी। दूसरी की चाहिए तो 23 का 2,000 गुणा कर दो, यानी 23 दूना 46,000 रुपए आ जाएगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों के।
यदि आपको सर वहां 13,500 ही होता तो क्या करते? अरे कोई दिक्कत नहीं, जब 41 की वैल्यू 13,500 है मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13,500 बट्टा में 41 आ जाएगा, है कि नहीं? अब हमें चाहिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली का कितना है? 18। 18 की वैल्यू निकाल दो, तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 से गुणा कर दो 13,500 बट्टा 41 को, तो आपका मामला बैठ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ये पॉइंटों में आ जाएगा क्योंकि 41 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। क्लियर है मामला सभी के? हाँ भाई, क्लियर है ना सभी के? अब क्लियर का पता लगेगा जब एक सवाल आपको और दूंगा, ऐसा ही दे दूं क्या भाई ऐसा सवाल? अरे दे दूं क्या सवाल? देखिए दोस्तों, यहां पर मैं 82,000 रुपए की जगह कर देता हूं 17,100 रुपए में, ठीक है? दो वस्तुएं 17,100 रुपए में खरीद कर पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को मैंने कह दिया 20% हानि पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है। दोस्तों यहां पर ये लाइन भाषा ये नहीं दे, अगला ये भाषा नहीं दे तो भाषा कैसी बनाएगा? यहां पर क्या कहेगा कि पहली वस्तु को इतने % लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेची जाए या फिर हानि पर समान मूल्य पर बेची जाए। यहां पर ये समान मूल्य पर यहां लगा दे, समान मूल्य पर बेची जाए, तो भी दोस्तों इस सवाल का मतलब यही है कि भाई दोनों को समान मूल्य पर बेची जा रही है, तो आपका जो है सवाल की भाषा दोनों में से कोई सी बन सकती है? समान मूल्य पर बिकनी चाहिए वस्तु। कुल मिला के बात ये है। अब इस सवाल में मुझे पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य बताओ और दूसरी का क्रय मूल्य बताओ। देखो क्या क्या पूछ सकता है। पहला सवाल तो ये पूछ सकता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा ये पूछ सकता है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और तीसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य बताओ। वो पहली फर्स्ट का विक्रय मूल्य फर्स्ट का भी पूछ सकता है, तो विक्रय मूल्य सेकंड का ही पूछ सकता है। और आपको पता है विक्रय मूल्य फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये आपको निकालना होगा, अभी निकाल के भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो इस सवाल को आप कीजिए, देखिए कैसे करते हो मेरे दोस्त। शाबाश, कान्हा राम जी का आंसर आया है 7200 और 9900। प्रेम सिंह जी यदि आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम सब जगह चल रही है भाई, ये परेशानी है, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि आप लोगों को फायदा मिले क्लास का। करो देखिए इस सवाल को जल्दी से, इस सवाल का जल्दी से आंसर दीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल आपको आया हुआ भी मिल जाएगा एग्जाम में और आगामी भी एग्जाम में मिलेगा, जिस एग्जाम को आप दोगे। अब राजकुमार जी मैं क्या ही कर सकता हूं यार, लाइट के तो है ना। आप क्लास ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। 7200 9900 लगभग का आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर सवाल सेकंडों में होने वाला है, ठीक है?
कैसे? देखो, पहली वस्तु का मूल्य मैंने P माना, दूसरी का Q माना, ये क्रय मूल्य मान लिया मैंने P, पहली का P दूसरी का Q, ठीक है। पहली को 10% के लाभ पर बेचा, बताओ 100 वाली चीज 10% लाभ पर बिके तो 110 आ जाएगा ना, 110%। और दूसरी वस्तु है वो 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटा के लिख दो, यहाँ कितना आ जाएगा 80%, ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य बन गया, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या हो गए मेरे दोस्त, समान हो गए, काट पीट करो, ये कट गया परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। ये Q तो आ जाएगा इसके नीचे और ये चला जाएगा इसके नीचे, तो P बट्टा Q बराबर क्या आ गया, 8/11, यानी P और Q का अनुपात है वो 8:11 आ गया। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, यहां पर सवाल कैसा भी बन सकता है, आपको ऐसे पूछ ले कि पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात बताओ फर्स्ट और सेकंड का क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो अनुपात कितना होगा, अनुपात पूछे तो दोस्तों 8:11 होगा, ये आपका जवाब यही मिल गया है, ठीक है ना। पहली और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो 8:11 होगा, ये सवाल भी आ गया, ठीक है ना। आप मुझे ये मत कहना सर सवाल आपने बताया नहीं, एक एक सवाल करवा दूंगा, नो टेंशन रहिए आप। अब देखो, पहली का 8 दूसरी का 11, तो दोनों का मिला के कितना, 11 और 8 कितना, 19। दोनों, पहली को यदि 8 में खरीदा है, दूसरी को 11 में, तो दोनों को मिला के कितने में खरीदा, तो आपको सर हमने तो 19 में खरीदा। लेकिन सवाल वाला कह रहा भाई साहब 19 में नहीं खरीदा, इसको 17,100 रुपए में खरीदा है, तो इसका मतलब 19 की वैल्यू क्या है, 17,100 रुपए है। तो बताओ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 का भाग 2, तो 19×171 और आगे 2 जीरो, एक की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 900 आ गई। 19 का भाग 9 बार जाएगा इसमें, आगे डबल जीरो, एक की वैल्यू 900 आ गई। अब यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछे तो 8 का 900 गुणा कर दो, तो 9/7200 रुपए आ जाएगा, और दूसरी का पूछे तो 11 का 900 गुणा कर दो, तो 11×9 9900 रुपए आ जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7200 आ गया है, दूसरी का 9900 आ गया है, ये क्रय मूल्य आ गया पहली का और दूसरी का, दोनों का, समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि हमें पूछे कि पहली का विक्रय मूल्य या फिर दूसरी का विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य चाहे पहली से निकालो दूसरी, दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। आएगा कितना वो देखिए, यदि दोस्तों हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, आपने देखा कि वस्तु, पहली वस्तु 10% के लाभ पर बेची जा रही है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन रहा है, पहली का 7200 रुपए बन रहा है, ठीक है, 7200 रुपए बन रहा है, और इसको 10% के लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर बेचने का मतलब 110% में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 110% का मतलब 110/100 कर दो आप, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 11 से गुणा कर दो भाई, 11 दूना 22, 11 7 77 और 2 कितना 79, और ये जीरो, तो 7,920 रुपए क्या आ जाएगा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। आपको सर दूसरी का कितना आएगा, तो मैं तो बिना देखे बता दूंगा 7920 आएगा, लेकिन आप निकाल के भी देख सकते हो, कैसे, देखो दूसरी का देख लो कितना बनता है, दूसरी 9900 रुपए में खरीदी गई है, और यदि आप इसको 20% की हानि पर बेचते हो, 20% हानि का मतलब 80% में बेचोगे, तो 80/100 कर दो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, गुणा कर दो, 8×9 = 72, और 8×9 = 72 और 7 कितना 79, आगे जीरो, ये भी कितने में 7920 में। आप सवाल को कैसे भी कर सकते हो, 360 डिग्री मैंने पढ़ाया है सवाल को, आपके सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। क्लियर है मामला, यस और नो, सवाल कैसा भी आ जाए आगे चलें। अब दोस्तों देखिए, जहां पे मान लो यहां पर 2 वस्तु हैं, और यदि 2 वस्तुओं की जगह 3 वस्तु आ जाएं कि भाई 3 वस्तुओं को किसी मूल्य पर खरीदा, और पहली वस्तु को इतने % लाभ पर, दूसरी को इतने % लाभ पर, तीसरी को इतने % हानि पर, तो अपन क्या करेंगे, पहली वस्तु को P रुपए मान लिया, दूसरी को Q में, तीसरी को R में मान लिया। अब मान लो पहली को 20% के लाभ पर बेची जा रही है, तो आप यहाँ 120% कर दो,
दूसरी को मान लो 25% लाभ पर बेची जा रही है, तो या फिर 25% हानि पर बेची जा रही है, तो यहां हानि है तो 25% हानि यानी 75% कर दो। और तीसरी को मान लो 20% की हानि पर बेची जा रही है, तो आप यहां 80% कर दो। कर दिया। फिर कहा तीनों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, कर दो भाई समान। ये तीनों को मैंने समान कर दिया, काट पीट करो, परसेंट परसेंट तीनों में कट जाएगा। और 5 के पहाड़े से काटें, देखो 5 के पहाड़े से कट गया ये 24 बार, ये 5 से कट गया 15 बार, 15 5 75, और ये 5 से कट गया 16 बार। तो आपने देखा कि P गुणा 24 बराबर Q गुणा 15 बराबर R गुणा 16 है। अब समस्या क्या आती है, P Q और R का अनुपात कैसे निकालें? तो देखो, यदि आपको P अनुपात Q अनुपात R निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो संख्या P के गुणा में है उसकी उल्टी कर दो। 24 है ना, 24 का उल्टा क्या होगा, 1/24। और Q के गुणा में 15 है तो इसका उल्टा 1/15 कर दो। R के गुणा में 16 है, इसका उल्टा 1/16 कर दो। कर दिया। फिर देखो, इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए एक सवाल भी आता है अनुपात समानुपात में, कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर ऐसे दे दिया 1/24 अनुपात 1/15 अनुपात 1/16 है, तो बताइए इसका सरल अनुपात क्या होगा, है ना। सरल अनुपात क्या होगा, तो कैसे करोगे इसको सरल करने के लिए? आप देखो यहां नीचे जो संख्या है ना, तीनों संख्याएं, इनका लघुत्तम ले लीजिए। इनका लघुत्तम कैसे लोगे, 24, 15 और 16। सबसे पहले देखो, जैसे मैं मान लो 15 है, 15 का मतलब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 5 का जाएगा, तो 3 का देखो 24 में 8 बार गया, 15 में गया 5 बार, 16 में गया नहीं, 3 का टंटा खत्म। अब यदि मैं 5 का भाग देता हूं तो 5 का 8 में नहीं जाएगा, इसमें एक बार चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 8 का दे दिया मैंने, 8 का एक बार, 8 का 16 में गया 2 बार, फिर 2 का दिया तो 1 1 1। ये आसान तरीका है, थोड़ा सा स्टेप कम करने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। बाकी आप ऐसे दो, पहले 2 का 2, 3 का 2, 5 का 2, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो कितना आया, 5 गुणा 10, 8 3 24, तो 24 गुणा 10 कितना होगा, 240। तो लघुत्तम जो आएगा ना, लेस है, LCM, वो 240 आएगा। तो इसको भी 240 से गुणा कर दो, इसको भी 240 से गुणा कर दो, इसको भी 240 से गुणा कर दो, तो क्या होगा, 24 से देखो ये 10 बार कट जाएगा, 15 से ये 15 एकम 15, 15 और 9 बचा 90, 15 6 की 90, 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16, 8 बचा 80, 16 पंजे 80। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 अनुपात 16 अनुपात 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 अनुपात 16 अनुपात 15 आ जाएगा। ये आपकी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, तो दूसरी का 16 होगा, तीसरी का 15 होगा। और यदि टोटल पूछे तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बता दो भाई, इन तीनों को जोड़ो, 10 10 20 10 30, 5 35 और 6 कितना, 5 6 11 यानी 41 बन जाएगा। अब आपका सवाल कैसे बनेगा, इसमें सवाल ऐसे बनेगा कि तीन वस्तुएं जिन्हें 41 का गुणज दे देगा कोई, जैसे मान लो आपको कह दिया 41,000 रुपए में, तीन वस्तुएं जिन्हें 41,000 रुपए में खरीद कर पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर, तीसरी को 20% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान हो जाता है। बताइए पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी का क्या होगा, तीसरी का क्या होगा। तो क्या करोगे मेरे दोस्त, पहला काम तो आप ये करोगे, P अनुपात Q अनुपात R निकालोगे, 10 16 15 ये अनुपात आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि तीनों का जोड़ कितना होता है, तो आपको सर 41 होता है, 41 की वैल्यू 41,000 है, जो कि इसका 1000 गुना है, ठीक है। तो फिर क्रय मूल्य ये भी 10 नहीं रहेगा, 10 का 1000 गुना हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा, ये 16,000 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। तो आपको 3 4 5 कितनी भी वस्तुएं बेचनी हो खरीदनी हो, आपका सवाल जो है बिल्कुल इसी तरीके से हल हो जाएगा। मामला फिट है दिमाग में सभी के, यस और नो में जवाब दे मेरे दोस्तों, फटाक से सभी स्टूडेंट्स। हालांकि ऐसा सवाल बना नहीं है, आया नहीं अभी तक, लेकिन यदि आ भी जाएगा ना डिफिकल्ट बना के, तो आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल में कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य फॉर्मूला नहीं लगाना है।
अब भाई संजीव कुमार, नेटवर्क का तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ भाई लक्की बॉय, दिलीप भील, आपके क्या प्रॉब्लम हुई बताइए। कोई प्रॉब्लम है या फिर आपने मतलब मैंने बोला कि नो डाउट उसके चक्कर में नो सर लिखा आपने। समझ में नहीं आया, चलो एक सवाल के माध्यम से बात करते हैं दोस्त, है ना। अच्छा सा ही सवाल लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा मैं इसे और ज्यादा डिफिकल्ट बनाऊंगा इस सवाल को। यहां पर देखो आपको कह दिया कि तीन वस्तुएं, यहां पर कोई मूल्य दे दिया, ठीक है। तीन वस्तुएं इतने रुपए में खरीद कर पहली को 16.2/3% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि तथा तीसरी को 12.5% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है मेरे दोस्त। विक्रय मूल्य समान हो जाता है, समान हो जाता है। तो तीनों के क्रमशः क्रय मूल्य क्या होंगे, तीनों के क्रमशः क्रय मूल्य बताने हैं। अब यहां वाली वैल्यू मैंने क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं है। यहां यदि पॉइंट में आ जाएगी तो फिर समस्या आ जाएगी, इसलिए यहां वाली वैल्यू तो बना लेंगे। मेन जो सवाल है वो कहां है, ये देखो ये वैल्यू है ना, इनमें छुपा हुआ है। सबसे पहला काम, मैंने पहली वस्तु का क्रय मूल्य P माना, दूसरी का Q माना, तीसरी का मैंने R मान लिया। अब पहली को किस हिसाब से बेचा भाई, 16.2/3% के लाभ पर बेचा। अब 16.2/3% है, इसको जब सरल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसका मतलब 1/6 आएगा। कितना आएगा, 1/6। कैसे आएगा वो भी बता देता हूं। देखो 16×3 = 48 और 2 50/3 आएगा। और इसके लिए मेरा जो YouTube चैनल है ऊपर सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बेसिक क्लासें हैं जैसे परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, तो ये बेसिक क्लासें आपकी जो है इस चैनल के ऊपर पड़ी है, मैथ्स वाली। और रीजनिंग की जो बेसिक क्लासें हैं वो मैथ्स बाय मनोज दानोतिया नीचे वाले चैनल पर पड़ी है। तो इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लेना। और यदि कोई क्लास देख रहा है तो आप अपने उसे कमेंट बॉक्स में जो है अपना नाम और आप कहां से हो ये जरूर लिखना। और मुझे ये भी कमेंट में लिखना कि सर मैं टीचमेंट पे आपकी क्लास पढ़ रहा हूं, ताकि मुझे पता लगे कौन सा स्टूडेंट यहां पर इस टीचमेंट से वहां पे पहुंचा है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो क्लासें आपका फायदा है ना वो देख लेना आप, ठीक है। अब देखिए इसको सरल किया तो 50/3 आ गया और परसेंट को हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 3 दूना 6 आ गया। अब बोला लाभ, यहां पर लाभ आया, लाभ का नाम है तो 1 जोड़ दो, हानि हो तो माइनस कर दो। 6 में 1 जुड़ा कितना आ गया, 7, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला देखो पहली वस्तु की बात करें तो वो 16.2/3% का लाभ पर है, दूसरी 20% की हानि पर है और तीसरी 12.5% के लाभ पर है, ठीक है। ये लाभ पर है, ये हानि पर है, ये लाभ पर है। इसका मतलब 1/6 होता है, इसका मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। 12.5% का 1/8। देखो इसको जैसे सरल किया वैसे ये हल हो जाएंगे, ठीक है। अब लाभ हो रहा है तो 6 में 1 जोड़ दो यानी कितना, 7, तो यहां लिख दो 7/6, ठीक है। यहां हानि हो रही तो 5 में 1 घटा दिया 4, तो ये लिख दिया इसके गुणा में 4/5, ठीक है। यहां पर लाभ हो रहा है तो 8 में 1 जुड़ा कितना, 9, तो यहां इसके गुणा में लिख दो 9/8। ये तीनों कर देंगे अपन बराबर। क्यों कर देंगे भाई, क्योंकि देखो यहां पर क्या कहा कि
कि तीनों को बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, समान। यानी पहली का विक्रय मूल्य, दूसरी का, तीसरी का, तीनों के विक्रय मूल्य क्या हो गए, समान। दोस्तों जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, मेरी क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी डली पड़ी है और टीच मिनट पे रिकॉर्डिंग में जाओगे तो रिकॉर्डिंग में मेरी क्लासें रिकॉर्ड भी पड़ी है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यदि मुझे P अनुपात Q अनुपात R चाहिए तो क्या करूंगा, P के गुणा में 7/6 है ना, इसका उल्टा कर दो 6/7। Q के गुणा में 4/5 है, उल्टा कर दो 5/4। R के गुणा में 9/8 है, उल्टा कर दो 8/9। बताओ नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम क्या आएगा, तो तीनों ही भाई, तीनों में किसी भी संख्या का आपस में भाग नहीं जाता है, तो 9 चौक 36 और 36 सत्ता 252, यानी 252 आ जाएगा। यहां भी 252 से गुणा कर दो, यहां भी 252 से और यहां भी 252 से, ठीक है। जब 7 का भाग दोगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 36 बार, ठीक है। 4 का भाग दोगे इसमें तो कितना जाएगा, 63 बार, और 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 7 चौक 28 बार, ठीक है ना। अब गुणा कर दो, 36 को 6 से गुणा किया 216, 63 को 5 से किया 3 पंजो 15 और 6 पंजो 30 और 1 31, और 8 को 28 से किया तो 8 अंटी 64 और 8 दूना 16 और 6 कितना 22, तो ये 224 आ गया। इसका मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि 216 है तो दूसरी का 315 होगा और तीसरी का 224 होगा, यानी पहली, दूसरी और तीसरी वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। और बात करूं यदि टोटल की, टोटल कितना बना तो जोड़ दो इनको, 4 5 9 और 6 15, 2 1 3 1 4 एक हासिल वाली तो 5 और 2 3 5 2 7, 755 बना, ठीक है। यदि यहां पर मूल्य क्या दिया होता हमें, जैसे मान लो 7550 रुपए दिया होता सवाल में, यहां क्या होता, तीन वस्तुएं 7550 रुपए में खरीद कर पहली को इतने % लाभ पर, दूसरी को इतने % हानि, तीसरी को इतने % लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है। बताइए तीनों के क्रम से क्रय मूल्य क्या होंगे। आपने देखा कि टोटल जो क्रय मूल्य बनता है वो कितना बनता है, 755, लेकिन सवाल में कितना दे दिया, 7550 दे दिया, जो कि इसका कितना गुना है, तो आपको सर इसका 10 गुना है। जब यहां 10 गुना है तो फिर ये भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2160 रुपए आ जाएगा। पहली का क्रय मूल्य 2160, दूसरी का पूछे तो इसका 10 गुना कर दो, यानी आ जाएगा 3150, और तीसरी का पूछे तो वो आ जाएगा 224 का 10 गुना, यानी 2240 रुपए। दोस्तों हर सवाल का जवाब यहां पर पड़ा है। क्लियर है मामला सभी के? हाँ भाई राजेंद्र जी नमस्ते। मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं तो इसके लिए आप ये मत सोचें कि सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस है कि आपकी पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा हो। दिलीप जी अब तो समझ में आ गया क्या आपके? लक्की बॉय यहां पर पी क्यू आर, मैंने देखो आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर एबीसी कुछ भी मान सकते हो। मैंने पी पहली वस्तु का क्रय मूल्य माना है, क्यू दूसरी का माना है और आर तीसरी का माना है। एक्स वाई जेड मानोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ गया समझ में? ओके भाई, अब देखो आगे चलते हैं। और किसी के कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल सकता है, मेरे से माइक ओपन करवा के बातचीत कर सकता है, और दिक्कत नहीं है तो फिर माइक क्यों ओपन करना है अपने को। अभी एक क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूं कि आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना भाई। हाँ मनोज जी क्या बात है बताइए, कोई सवाल में प्रॉब्लम है या फिर अदर? चलो मैंने माइक ओपन कर दिया आपका, आप उधर से माइक ओपन करके मुझसे बात कीजिए। मनोज कुमार जी। जी हाँ जी बताइए। अगर इसमें तीनों ही अगर हानि नहीं हो तो?
तीनों हानि है तो हानि के हिसाब से, लाभ है तो लाभ कर दो और हानि है तो हानि कर दो। भाई जैसे यहां पर यदि मान लो इतनी हानि होती तो मैंने कहा कि 1/6 है 16 सही 2/3% का मतलब, ठीक है ना। यदि यहाँ हानि होती तो हानि के लिए माइनस कर देते, तो 6 में से 1 गया 5, इसकी 7/6 की जगह 5/6 कर देते। लाभ है तो आप यहाँ पर 6 में 1 जोड़ के इसको 7/6 कर दो। वहीं पे जैसे 20% की हानि थी तो माइनस किया, ये 4/5 हो गया। यहां पर हानि होती तो ये 8 में से 1 कम यानी 7/8 हो जाता है, या 9/8 की जगह। और कुछ भी नहीं है, बस यही बात है नॉर्मली, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। डाउट कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। जो चीज बताऊंगा बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। अब एक सवाल बनता है दोस्तों, न लाभ और न हानि वाला, पढ़ा होगा आपने शायद, न लाभ और न ही हानि। तो वैसा सवाल अपन करने वाले हैं। देखिए किसी के कोई दिक्कत है तो बोल भी सकता है, मेरे पास आवाज आ जाएगी भाई, लेकिन बिना वजह माइक ओपन मत करना, समस्या हो तो ही बोलना। देखिए दोस्तों, सवाल बनता है न लाभ न हानि वाला, इस टाइप का सवाल बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा सवाल, देखिए सवाल के माध्यम से ही बात करते हैं। आपको कह दिया कि दो वस्तुएं 5400 रुपए में खरीद कर 5400 रुपए में खरीद कर पहली वस्तु को 15% लाभ तथा दूसरी को 12% हानि पर बेची जाए, 12% हानि पर बेची जाए, तो पूरे सौदे में न तो लाभ और न ही हानि होती है, यानी सौदा बराबर है, ठीक है। हानि होती है तो पहला प्रश्न है पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल इजी वे में करेंगे। ऐसा सवाल बहुत आसान, आपका सवाल सेकंडों में हल होगा, ठीक है ना, सेकंडों में, मात्र सेकंडों में, ठीक है, मिनट में नहीं जाने दूंगा। पहले समझना, देखो यहां पर एक तो है पहली वस्तु और एक है दूसरी वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु को तो देखो 15% के लाभ पर बेचा है, तो यहां लिख दो प्लस का 15%, लिख दिया। दूसरी वस्तु को क्या, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा है, तो यहां लिख दो 12% की हानि, यानी 12% माइनस का कर दो, कर दिया। तो क्या हुआ, पूरे सौदे में न तो लाभ और न ही हानि हुई, ठीक है ना। अब पूरे सौदे में न लाभ न हानि का मतलब ये हुआ कि देखो पहली को 15% लाभ पर बेचा है, दूसरी को 12% हानि पर बेचा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर कितने में बेचा, तो आपको सर 0% पे बेचा, यानी 0% लाभ 0% हानि, ठीक है ना। तो यहां पर वस्तु है जो जितने में खरीदी है उतने में बिक जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करो, इनका अंतर कर लीजिए ऐसे, ये मिश्रण नियम कहता है इसको। तो 15 और 0 का अंतर क्या आएगा, तो आपको सर 15 आएगा, और 0 और 12 का अंतर क्या आएगा, तो ये 12 आएगा। तो यहां पर 12:15 क्या चीज आई, ये आया दोस्तों क्रय मूल्य का अनुपात। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 12 है तो दूसरी का 15 होगा। और भी काट सकते हो, देखो 3 के पहाड़े से 4 बार कट गया, 3 के पहाड़े से 5 बार कट गया, ठीक है ना। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि 4 है तो दूसरी का कितना होगा, 5 होगा। बताओ दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का कितना बनेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड का क्रय मूल्य कितना बनेगा, 4 + 5 कितना, 9 बन जाएगा ना।
बन जाएगा 9। और हमें दे रखा है कितना, दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5400 दे रखी है। 9 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। 1 की वैल्यू 600 आई, अपना काम हुआ। तो पहली का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 का 600 गुणा यानी 6 चौक 2400 रुपए आ जाएगा। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 का 600 गुणा यानी 5 छक 30 यानी 3000 रुपए आ जाएगा। सवाल मेरी क्लास से बाहर नहीं आएगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वीडियो का दे रहे हो, चाहे आप पटवार का दे रहे हो, चाहे आप फॉरेस्ट का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, सवाल मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे तरीके से बाहर सवाल नहीं जाएगा, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं साथ में, मान लो अपने को ये 5400 नहीं दिया होता, अपने को मान लो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो दे दिया जाता। मान लो आपको पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया होता, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आपको कितना दिया होता, यहां पर मान लो 3600 रुपए दिया होता पहली वस्तु का। ठीक है, तो बताइए कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, या फिर आपको पूछ लिया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्या करोगे आप, डरने घबराने की कतई जरूरत नहीं है भाई साहब। यहां पर है ना सवाल आपका सेकंडों में होगा। देखो आपने देखा पहली का यदि 4 है तो दूसरी का 5 होगा, दोनों का कितना होगा फर्स्ट और सेकंड का, तो आप कहोगे सर 4 और 5 9 होगा। यदि आपको पहली का क्रय मूल्य दे रखा है तो 4 के बराबर लिखो, दूसरी का दे रखा तो 5 के बराबर लिखो, और दोनों का दे रखा है तो 9 के बराबर लिख दो, भला हो जाएगा। क्या दिया, पहली का 3600 दिया, तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी कर देते हैं अपन 3600, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 9 36 यानी 1 की वैल्यू 900 आ जाएगी, आ गई। तो फिर दूसरी का कितना आ जाएगा, दूसरी का भी 900 गुणा कर दो, 9 पंजो 4500 आ जाएगा। दोनों का पूछे तो चाहे तो आप 4500 में 3600 जोड़ दो, और चाहे तो आप 9 का कितना गुणा हो रहा था 900 गुणा, या 900 गुणा कर दो, 9 9 8100 रुपए आ जाएगा। बताओ दिमाग लगाने की जरूरत है क्या ज्यादा, सवाल देखते ही देखते एकदम आसान तरीके से हो जाएगा आपका, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी के डाउट तो नहीं है ना भाई, चलो एक सवाल ऐसा ही और देता हूं मैं आपको ना, डाउट है तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो घर में ही है, पाले में ही है हम। सवाल आ गया, दो वस्तुओं में से एक वस्तु 10,800 रुपए में खरीद कर 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 18% हानि पर बेची जाए, तो पूरे सौदे में न लाभ और न ही हानि होती है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, यह सवाल भी बन सकता है। तो मैं हर सवाल आपको बताने को तैयार हूं, ठीक है ना। यहां पर यह भी पूछ सकता है पहली और दूसरी वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है।
जिन विद्यार्थियों ने ये दोनों YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लेना इनको ना। रजनी जी ओके। अब देखो दोस्तों, सवाल वैसे दिख जाता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन सवाल बड़ा आसान है। देखो पहली वस्तु यहां लिख दी मैंने, दूसरी वस्तु, ठीक है। पहली वस्तु को क्या किया, 25% के लाभ पर बेची, ठीक है, तो यहां लिख दो प्लस का 25%, कोई समस्या नहीं। दूसरी वस्तु को 18% की हानि पर बेची, तो यहां लिख दो माइनस का 18%। और दोनों को यानी फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को किस हिसाब से बेची, यहां पर बोला न लाभ न हानि। अब दोस्तों इस सवाल में ना न लाभ न हानि की जगह एक बात और भी दे सकता है, क्या, जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ, क्या हुआ, पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ, तो आप यहां पर बीच में 5% लिख दो, समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। पूरे सौदे में बोले 5% का लाभ, तो यहाँ 5% कर दो। न लाभ न हानि बोले, इसका मतलब यहाँ क्या करोगे आप, 0 करोगे, समस्या नहीं होनी चाहिए। सवाल कैसा भी आ जाए घूम घुमा के आप एकदम आसानी से कर सकते हो। दोनों का अंतर कितना है भाई, 25 आ गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आया, 0 और 18 का अंतर, तो 18 आ जाएगा। तो आपने देखा कि क्रय मूल्यों का अनुपात कितना बना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यदि 18 है तो दूसरी का 25 होगा, और दोनों का पूछे फर्स्ट और सेकंड का तो कितना होगा, 18 और 25 यानी 5 और 8 13, और 2 और 1 3 1 4 यानी 43 बन जाएगा, दोनों का 43 बन जाएगा। यदि दोस्तों हमें दोनों का क्रय मूल्य दिया होता तो 43 के बराबर लिखते, पहली का दे रखा है तो 18 के बराबर लिखेंगे, और दूसरी का दिया होता तो 25 के बराबर लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, एक वस्तु इतने रुपए में खरीद कर, मतलब पहली वस्तु का दे रखा है, तो पहली वस्तु का 18 होना चाहिए, लेकिन अगले ने दिया कितना, 10,800। 18 की वैल्यू 10,800 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 का भाग दो, 18 × 108 आगे 0, यानी एक की वैल्यू 600 आ जाएगी। एक की वैल्यू 600 आई, आपका भला होता दिखा। देखो एक की वैल्यू 600 है, अपने को पूछा दूसरी का क्रय मूल्य क्या होता, 25 को 600 गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 25 × 150 और आगे 0, यानी 15,000 रुपए आ जाएगा दूसरी का, ये सेकंड का आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का पूछे तो 43 का 600 गुणा कर दो, समस्या तो होनी नहीं चाहिए। 6 18 और 6 24 रे कितना, 25, ये आ जाएगा 25,800 रुपए। क्लियर है मामला, हाँ भाई सभी के क्लियर है क्या मामला। आपा के होना पर डाउट नहीं रहेगा सर जी, हाँ बिल्कुल, जहां तक मैं हूं आपके साथ तो डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सर 600 कहां से लिया, अरे भाई ये तो मैं सिक्कर से लेके आया था। सिक्कर में क्या, मैं घूम रहा था और घूमते घूमते एक टैक्सी वाला जो है उतरा और 600 का नोट पटक दिया, और मैंने वहां से उठाया और कहां चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मैंने कहानी बनाई है। देखो 600 कहां से लाया ये बताता हूं दोस्त, घबराना मत आप। देखो 18 की वैल्यू कितनी है, 10,800। बताओ जब 18 की वैल्यू 10,800 है तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 10,800 में किसका भाग लगाओगे, 18 का भाग लगाओगे। अब 18 का भाग लगाओ, आप देखो 18 का भाग दोगे। अब किसी को भाई मेरी तरह कोई को 18 का पढ़ा नहीं है तो क्या करूंगा, पहले 2 से काट दो, जैसे 2 से काटा तो ये 9 बार कट गया, इसको 2 से काटा, 2 पंजो 10, 2 चौके 8, ये आगे 2 0, फिर 9 का भाग लगाओ, 9 का तो आता ही होगा रे भाई, 9 एकम 9, 9 छक्की 54, आगे 2 0, यानी कितना आ गया 600। एक की वैल्यू 600 आई, वो 600 मैंने एक की वैल्यू यहां पर ऐसे लिखी हुई, ठीक है ना। अब जो एक की वैल्यू 600 तो 25 की वैल्यू 25 गुणा 600, 43 की वैल्यू 43 गुणा 600, ठीक है ना भाई दिलीप कुमार, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना।
अब देखो अगला सवाल, दासू सवाल बनने वाला। अब सब तैयार रखें पेन और नोटबुक। दासू सवाल तो अब आने वाला है, जो इस चैप्टर में सबसे बड़ा सवाल जिसे कहा जाता है। सवाल है दोस्तों मस्त वाला, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, और एसएससी सीजीएल तक में आता है ये सवाल, ठीक है ना। सीजीएल मेंस में भी आता है ऐसा सवाल, ठीक है ना। तो आप तो फॉरेस्टर पटवार या वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आपके सवाल बाहर जाएगा नहीं इससे, लेकिन आ गया तो करना तो पड़ेगा ना। सवाल क्या बनेगा, किसी वस्तु को, यहां वस्तु की जगह पैंट शर्ट कुर्ता पेंसिल पेन कुछ भी आ सकता है, घड़ी वड़ी, ठीक है ना। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची गई, 20% लाभ पर बेची गई। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और यहां पर दे दिया दोस्तों 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता या बेची होती, ठीक है ना, तो 30% लाभ होता, तो 30% लाभ होता, ठीक है ना। तो बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह सवाल बन गया है। बढ़िया, नॉन पतंजलि फैंटास्टिक फैंटाबुलस सवाल बना है। कैसा लगा सवाल, कमेंट करके बताएं एक बार। दासू मस्त, अच्छा, मजा वाला। देखो दोस्तों, ये सवाल भी आपका है ना बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। देखो कैसे करते हैं, पेन नोटबुक साथ रखें बस, और कुछ भी नहीं चाहिए यहां पर, है ना। ये बैच जो है वो 500 विद्यार्थियों तक फ्री है, 500 स्टूडेंट्स फ्री, ठीक है ना। तो आप जितने भी साथीगण हैं उनको क्लास में ज्वाइन करवाएं, 500 स्टूडेंट तक मैं फ्री पढ़ाऊंगा, 500 लाइव आ जाएं बस, ठीक है ना। 300 के लगभग स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं। अब देखो दोस्तों कि किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेची गई, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इस सवाल को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो बता रहा हूं मैं आपको। एक साइड में लिखो दोस्तों क्रय मूल्य, और दूसरी साइड में लिखो विक्रय मूल्य, लिख दिया। अब क्या हुआ, 20% लाभ पर बेची गई, तो इसका मतलब यदि कोई चीज मान लो आपने 100 में खरीदी है, ठीक है, तो उसको 20% के लाभ पर बेचोगे, बताओ वो कितने में बिकेगी। तो आप कहोगे सर 100 वाली चीज 120 में बिकेगी, ठीक है। उसके बाद देखो बड़ी आसानी से सवाल हल हो रहा है आपका। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो पहले 100 में खरीद रहे थे, अब 10% कम मूल्य ले लो, तो 100 का 10% कितना, 10, 100 में से 10 गया कितना बचा, 90। 100 की बजाय इसे 90 में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेची होती, मतलब यहां पर मूल्य जो है ना वो 18 रुपए कम में बेचता। यहाँ 120 रुपए नहीं है भाई साहब, ये जो परसेंट वाला सौदा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 18 रुपए कम, ये रुपए है, और ये वाले जो थे ना वो 100 यूनिट मान के चल रहा था मैं, यहाँ 100 यूनिट मान सकते हो आप, 100 यूनिट है यहाँ,
ठीक है ना, 100 यूनिट, 120 यूनिट, ये 90 यूनिट, ठीक है। अब क्या होता, 18 रुपए कम में बेची होती तो 30% का लाभ होता। कितना लाभ होता, 30% का। बताओ, जब 90 यूनिट में खरीद रहे हैं और इसको आप 30% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे भाई, 30% लाभ कितना होगा, 90 का 30% कितना होता है, 90 गुणा 30/100, मतलब 0 से 0 घटाई, 0 से 9 3 27, यानी 27 रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर। यानी 90 में इसके बराबर 27 आया, तो 90 में 27 जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 9 2 11, यानी 117 यूनिट आ जाएगा। समझ में आया होगा सौदा मेरा शायद। यानी कि पहले वस्तु 100 में खरीदी होती तो उसको 120 में बेची, लेकिन अब क्या किया, 10% कम, यानी 90 में खरीदा और इसको 117 में बेचा, तो 30% का लाभ हो गया। लेकिन अगले ने क्या कहा, 18 रुपए कम में बेची होती, 18 रुपए कम में, तो ये 18 रुपए किसकी वैल्यू है, देखो पहले 120 में बिक रही थी, अब 117 में बिक रही है, पहले 120 में अब 117 में, तो ये अब कितने कम में बिक रही है, कमी कितनी आ रही है यहाँ पर, तो आपको सर 120 से कितना हो गया, 117 हो गया, 120 से 117 होने का मतलब कितना कम आ गया, 3 यूनिट आया कि नहीं आया। अगला माना नहीं भाई साहब, 3 यूनिट नहीं, यहां पर कितना है, 18 रुपए है, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां पर 18 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 6 18, यानी 1 यूनिट की 6 रुपए आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको क्रय मूल्य चाहिए तो मेरे दोस्त, क्रय मूल्य कितना बनेगा रे, वो 100 यूनिट बनेगा, और 100 यूनिट का मतलब 100 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 600 रुपए आ जाएगा, और आपका भला हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला। क्लियर है क्या भाई। आप कहो तो एक सवाल और दे दूं ऐसा ही। चलो भाई, एक सवाल ऐसा ही और देते हैं आप लोगों को, देखिए। सवाल है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेची गई, 10% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीदी होती और एक मिनट दोस्तों, कम मूल्य पर खरीदी होती और 28 रुपए अधिक मूल्य पर बेची होती तो 30% अतिरिक्त लाभ होता, 30% अतिरिक्त लाभ होता, 30% अतिरिक्त लाभ होता,
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये सवाल बन गया। सवाल बिल्कुल उस जैसा ही है, कीजिए फटाक से, देखे जल्दी से। इस सवाल को करते हैं, उसके बाद रीजनिंग की क्लास होने वाली है। एक दो सवाल इसके और बच गए जो कि कल की क्लास में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू कर देंगे अपन। रौनक, रौनक आप कहां से हो भाई? रौनक कहां से हो आप? रेनवाल से, रेनवाल किशनगंज। ओके भाई। देखो दोस्तों, यहां पर इस सवाल को हम कैसे करेंगे, एक साइड में लिखो क्रय मूल्य, दूसरी साइड में लिखो विक्रय मूल्य, ठीक है, लिख दिया। अब देखो कहा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेची होती, यदि लाभ है तो लाभ के हिसाब से कर दो, हानि है तो हानि के हिसाब, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि मान लो आपने कोई वस्तु 100 यूनिट में खरीदी है और उसको यदि आप 10% के लाभ पर बेचोगे तो बताओ वो वस्तु कितने में बिकेगी, 110 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, या UXYZ कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। मैंने 100 यूनिट मान लिया और यदि 10% लाभ पर बेचूंगा तो 110 यूनिट में बिकेगी, ठीक है। अब इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, बताओ 100 है, इसको 20% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने में खरीदा भाई, 80 यूनिट में खरीदेगा। और 28 रुपए अधिक मूल्य पर बेची होती, इसका मतलब जो मूल्य आगे आने वाला है वो 28 रुपए ज्यादा आने वाला है, ठीक है ना। 28 रुपए अधिक मूल्य पर बेची होती, ठीक है ना। तो क्या होता, 30% अतिरिक्त लाभ। अब ये अतिरिक्त वाली बात भी समझ लेना, देखो अतिरिक्त लाभ का मतलब यह है कि 10% लाभ तो पहले ही हो रहा था, अब 30% और ज्यादा, तो 30 और 10 कितना, यहां पर 30% मत कर देना, 30 में 10 और जुड़ेगा यानी 40% का लाभ हुआ होता। अब यहां 80 में भी आप 40 मत जोड़ देना, आप यहां ऐसे कर दो कि 80 में 40 जोड़ा, 8 4 12, 120 कर दो, 120 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 80 का 40% कितना होता है वो निकालो आप, तो देखो 80 गुणा 40/100 तो कितना आएगा, ये 8 चौक 32 आ जाएगा, 32 का लाभ हुआ। बताओ बताओ, जब 80 में 32 जोड़ा तो कितना आ गया, 8 3 11 और ये ऊपर वाला 2, 112 यूनिट आ गया, आ गया। तो यदि आप 80 रुपए में कोई चीज खरीदी हुई है और उसको 40% के लाभ पे बेचोगे तो वो 112 में बिकेगी, ठीक है। अब बताओ, पहले आप 110 में बेच रहे थे, अब 112 में बेच रहे हो, कितना ज्यादा मूल्य बन रहा है, तो आपका उत्तर 2 यूनिट ज्यादा बन रहा है। लेकिन अगला बोल रहा है 28 रुपए ज्यादा मूल्य पर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28 रुपए है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 14 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 14 रुपए आ गई तो अपने को क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है भाई साहब, 100 यूनिट है, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 100 यूनिट यानी 100 गुणा 14, मतलब 1400 रुपए आ जाएगा। सवाल दासू है लेकिन तरीका उससे भी दासू है, ठीक है ना। किसी को लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन तरीका सवाल से भी दासू बना दिया है, ठीक है ना। इस सवाल में लोग बाग उलझे रहते हैं।
क्लियर है मामला सभी के? अरे क्लियर है क्या भाई? अब इसके दो तीन टाइप, एक टाइप बचा है कि जैसे मान लो आपको दे दिया किसी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है, तो कुल जो है मतलब पूरे सौदे में लाभ परसेंट कितना होगा, इस तरीके का सवाल बन जाता है। या फिर एक ऐसे बन जाता है जैसे कुछ सेब लेके आया आदमी, उनमें से इतने खराब हो गए और बच्चों को इतनी रेट से बेचा, तो बताइए उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान, कितना परसेंट क्या हुआ वो बताइए। या फिर सवाल बन जाता है आपका क्या, ए वस्तु किसी बी को बेचता है और बी सी को और सी डी को, इस तरीके से कोई लाभ पर बेचता है तो कोई हानि पर, तो वहां पर सौदा बन जाता है इस तरीके का। अब दोस्तों मैं एक बार क्लास को हटके ज्वाइन कर रहा हूं, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सिक्कर कंपटीशन क्लासेज और नीचे वाला मैथ्स बाय मनोज दानोदिया इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको जो लाइव क्लासें हैं रिकॉर्डेड उनका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्लासें हैं वो बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही दासु तरीके से बिना फॉर्मूले लगभग मेरी मैथ्स और रीजनिंग करवाई हुई है, तो वहां से आप रिकॉर्डेड देख सकते हो जिनके एग्जाम नजदीक आ रहा है। रणवीर कुछ बोल रहे हो आप? रणवीर तो दोस्तों मैं हटके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं क्लास को, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अभी जस्ट रीजनिंग की क्लास होने वाली है, कैलेंडर टॉपिक।